अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, ब्रॉडशीट जिसका इतना शोर और गौगा मचा था, जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में और यक रुकनी कमीशन एक तश्कील दे दिया गया हुकूमत की जानिब से, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जज साहब पे जो तनकीद होती रही अपोजिशन की, उसको हुकूमत खातिर में नहीं लाई है और बहरहाल उन्हीं को सरबराह मुकर्रर करते हुए यक रुकनी कमीशन बना दिया गया है। TORs जो बनाए गए हैं उसमें, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि क्या क्या चीज़ें हैं, मेजरली तो इन्हें ब्रॉडशीट का ही मामला देखना था कि ये मुआहदा क्यों कर हुआ, इसमें क्या फ्लॉज थे, मुआहदा टूटा क्यों, फिर सेटलमेंट क्यों हुई, केस कैसे लड़ा गया, गलत तौर पर पैसे गलत कंपनी को क्यों दिए गए, और उसके बाद फिर ये कि आखिर में ये जुर्माना जो हमें भरना पड़ा उसकी क्या वजूहात रही। तो इसमें ये सारी चीज़ें तो ये जज साहब देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और जो नोटिफिकेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि 1990 के बाद से जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर ऐसी इलीगल मनी जो कि कहीं बाहर ट्रांसफ़र हुई या उससे कोई एसेट्स बनाए गए, उनका भी ये कमीशन जायज़ा लेगा। और जज साहब को ये भी इख्तियारात हासिल होंगे कि वो अपने अंडर कोई छोटी कमेटी या कोई ऐसी किसी को कोई काम सुपुर्द करना चाहें किसी इदारे को, तो वो उसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये सारा कच्चा चट्टा खोलने के लिए जो उन्हें वक्त दिया गया है वो बहुत कम नज़र आ रहा है अब ज़ाहिर, यानी सिर्फ 6 हफ्ते का वक्त है जिसमें ये अपनी सिफारिशात तैयार करेंगे और तयन करेंगे चीज़ों का और जायज़ा भी लेंगे। तो क्या ये सब कुछ इतनी जल्दी मुमकिन हो पाएगा? क्या ऐसी कमीशन की रिपोर्ट को हुकूमत और अपोजिशन दोनों तस्लीम करेंगे? और जो ये रिपोर्ट आ जाएगी फिर उसका फ्यूचर क्या होगा, आखिर उससे निकलेगा क्या, उसका अमल दरामद क्या होगा? तो इन सब हवालों से सबसे पहले बात करनी होगी हमें। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया, नोटिफिकेशन तो इमरान साहब आ ही चुका है, लेकिन अपोजिशन जो कि पहले जज साहब पे ही तनकीद कर रही थी कि उन्हें लेनी नहीं चाहिए सरबराही, अब उन्होंने बराह रास्त ये कहा है कि जी इमरान खान और अजमत सईद साहब में गठ जोड़ वाजे हो गया नोटिफिकेशन से। तो एक सीधा सीधा इल्ज़ाम भी है और अपोजिशन ये भी कह रही कि आखिर बज़िद क्यों है हुकूमत जस्टिस साहब के ऊपर ही, अगर एतराज़ लोग कर रहे हैं तो आप चेंज भी तो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए महज़्ज़ब माशरों में तो ऐसे ही होता है कि अगर किसी बंदे पे कोई इल्ज़ाम आज हो जाए और इस तरह का कोई मामला हो तो आम तौर पे वहाँ पे वो लोग ऐसे ओहदा कोई भी कबूल करने से इनकार कर देते हैं, या इल्ज़ाम लगाते वक्त भी ये पता होता है कि अगर गलत इल्ज़ाम लगाया गया तो डेफरमेंट का केस हो जाएगा और इसमें आपको फिर लेने के देने भी पड़ जाएंगे। अब यहाँ मामला उसके बिल्कुल उलट है। देखें, जस्टिस साहब जब इतने मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, तो उसमें अब जस्टिस साहब की मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अजमत सईद साहब को अब ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत सामने लाना पड़ेंगे कि जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो अपनी नॉमिनेशन को जस्टिफाई कर सके बल्कि इनको सजा भी दिलवा सके। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने या मुस्लिम लीग नून ने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं, तो और जो जिस तरह से उन्होंने बात की है कि यहाँ डराने धमकाने की भी, तो उनको भी अब मरियम नवाज को भी अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित करने के लिए कोई ठोस चीज़ सामने लाना पड़ेगी। इसलिए एक तो इसका ये पहलू हो गया। दूसरी बात जो आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि ये मामला इतना सादा है नहीं। अगर आप TORs को देखें जो आज TORs हैं, तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि 3 सवाल उठते हैं। क्या ये कमीशन नेक नीति की बिना पर बना है? दूसरा, क्या ये बर वक्त अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेगा? और तीसरा ये कि उसके बाद क्या एक्शन होगा? अब जो नेक नीति की बात है, तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इमरान खान साहब की नीयत पे आप कोई शक ना भी करें तो बहरहाल कोई ना कोई ऐसे है बंदा उनके साथ, उनके कोई आप कह लें एडवाइज़र या कुछ लोग जो उनसे ऐसे काम करवा जाते हैं कि जिस पे उनकी नीयत पे खुद ब खुद शक हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुतालबा तो हर जगह से उठ रहा था कि कमीशन बनना चाहिए ब्रॉडशीट के मामले पर, मीडिया में भी आवाज़ बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, मुझे थोड़ा सा मौका नहीं, मैं फिर इस पे हम डिटेल में भी बात करते हैं आगे TORs के हवाले से कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं। ज़रा मैं जनरलाइज एक व्यू पहले ले लूँ हिलाली साहब का भी। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है कि जज साहब को तो पहले ही अंडर प्रेशर नहीं कर दिया गया, ऐसे लग रहा है, तो वो क्या तहकीकात करेंगे और ऐसी तहकीकात सामने आ भी जाएंगी तो उससे मानेगा कौन? जो पहले ही कह रहे हैं वो पहले बाद में कह देंगे जी हम तो पहले ही कह रहे थे, इन्होंने यही निकालना था। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो अपोजिशन है वो कभी नहीं चाहेगी कि उनके लीडरान की चोरी जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए।
और जो भी आप देखेंगे इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर वो न्यूट्रल हो उसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ वो पाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जब वो एडिशनल जज था, चीफ जस्टिस था लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया, उस वक्त तक तो इनको कोई किसी चीज के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं आया। बस इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद अगर वो चले गया है एज वो शौकत खानम हॉस्पिटल में, वो इमीडिएटली बायस हो गया है, इमीडिएटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। क्यों भाई? बल्कि वो तो बाहर उधर एज अ गवर्नर उधर तो बैठ के वो हिलाली साहब, उनका भी आपका मौकिफ काफी हद तक दूसरी बात नहीं आपको एक सेकंड हिलाली साहब, आपका मौकिफ काफी गवर्नमेंट के हमें करीबी लग रहा है और फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं और उन्होंने भी इसी तरह की बात की है। फवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का, फेडरल मिनिस्टर हमें टाइम दे रहे हैं इस हवाले से खुसूसी तौर पर। फवाद साहब, आपको क्या लग रहा है, ऐसा हम तो नहीं जज साहब की क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन कर रहे, लेकिन ऑपोजिशन ने तो उन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी कर दिया है, और ऐसा नहीं आपको लग रहा कि रिपोर्ट आने से पहले ही मुतनाज़ कर दिया गया सारा मामला, तो कौन रिपोर्ट तस्लीम करेगा इसकी? देखिए ना जी, उन्होंने तो जो पनामा का बेंच है उसको भी पूरा मुतनाज़ किया था, उन्होंने तो JIT को भी पूरा मुतनाज़ किया था, वो तो जो भी नैब को भी वो मुतनाज़ करते हैं। जो उनके केसेस की इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है, बाकायदा एक प्लानिंग और पॉलिसी के तहत उसको कंट्रोवर्शियल किया जाता है। अब अगर आप ये आर्गुमेंट कहें कि जी नहीं, उनको इसलिए कमीशन का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए कि वो पनामा के बेंच में थे, तो फिर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी डिस्क्वालीफाइड है, फिर तो जस्टिस एजाज इलेक्शन साहब भी डिस्क्वालीफाइड है, फिर तो आधी से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ये तो ख्वाहिशें हैं ना, अब ये तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ शोर मचाएंगे और आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी नहीं होगी। अगर आपके हाथ साफ है तो आप पेश होइए और अपना जवाब दीजिए। फवाद चौधरी साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। आप क्योंकि खुद माहिर कानून भी हैं, आपने कई कमीशन भी देखे हैं, मैं पूछना ये चाहूँगा कि जिस तरह से जस्टिस साहब पे 1990 से ये जिम्मेदारी आयद कर दी गई है कि आप ये निभाएं, तो ये सिर्फ 6 हफ्ते में क्या ये मुमकिन होगा कि वो ये सारे मामलात को पूरी तरह से निपटा सके? इसमें फर्क ये है कि इन्वेस्टिगेशंस तो पहले हुई हैं, रिपोर्ट्स तो पहले बनी हुई हैं। इशू ये है कि वो रिपोर्ट्स का पता ही नहीं चला, उन्हें पब्लिक ही नहीं किया गया कभी कि वो गई किधर। मसलन आपको याद होगा ये जो स्विस अकाउंट्स का मामला था, तो वाजिद शमसुल हसन साहब जो है वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उठाए, लेकिन वो किधर चले गए? उन्होंने अपने पूरे ट्रंक्स में जो है बैग्स में वो डॉक्यूमेंट्स भरे और वो ले गए। तो सवाल ये पैदा होता है वो रिकॉर्ड में किधर गए? इसी तरीके से ये जो बाकी इन्वेस्टिगेशंस हैं या इंक्वायरीज हैं ये हुई हैं, इन्हें कंपाइल करके लोगों के सामने लाना है। तो उम्मीद है कि 6 हफ्तों में वो ये कर लेंगे। लेकिन इसकी जरूरत क्यों महसूस है? ये मामला तो ब्रॉडशीट का उठा था ना फवाद चौधरी साहब, तो उसी तक महदूद क्यों नहीं रहा मामला? बीच में 1990 से सारे केसेस को दोबारा से लेके सामने आना या उन पे बात होना, आपको नहीं लगता है कि इससे ऑपोजिशन का जो ये कहना है कि जी उन्हें टारगेट किया गया, बेसिकली सरे महल की भी बात हो रही है, हुदैबिया केस की, ये जानबूझ के खोले जा रहे हैं, दोबारा से इन पे बात हो रही है? देखिए, बात यह है कि इसमें जरूरत इसलिए महसूस हुई कि एक सवाल फिर ये पैदा हुआ कि ये जो बाकी केसेस हैं इनमें भी तो पता करें ना कि ये हुआ क्या। और ये आपको इल्म होना चाहिए कि हम $100 मिलियन से ज्यादा पैसे फॉरेन लॉयर्स को दे चुके हैं अपने केसेस में, और अगर हम उनमें जुर्मानों की तादाद देखें तो वो बिलियंस ऑफ रुपीस में चली गई है। तो ये अरबा रुपया जो, और सिर्फ इल्ताफ हुसैन के केस में हम 15 करोड़ रुपया फीस दे चुके हैं और हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि ये पैसा तो मेरा आपका टैक्स पेयर का है ना, तो हमें पता तो चले ये पैसा किधर गया है, कौन लोग ले गए हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक इंक्वायरी हो और लोगों के सामने एक चीज जो है वो रखी जाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब, ये इंक्वायरी तो हो जाएगी अगर आ भी जाए 6 हफ्तों में रिपोर्ट, जो कि काफी एक टास्क लग रहा है, लेकिन अगेन वही बात है कि ये इसको माने भी कौन, और फिर जो सिफारिशात आएंगी उस पर कैसे अमल दरामद होगा? उसके लिए कुछ आप लोगों ने सोचा है कि उस पर हमने अमल दरामद भी करना है, या क्या उसका करेंगे उन फैक्ट्स का? जब पहली बात जो आप कहते हैं ना कि मानेगा कौन, वो तो ये है ना कि एविडेंस आपके सामने है।
कागजात आपके सामने हैं, और अगर किसी ने नहीं मानना तो वो तो अब नवाज शरीफ की करप्शन को भी तो लोग कहते हैं ना, नहीं उन्होंने नहीं किए। PMLN के जो लीडर्स हैं सारे को मानते थोड़े हैं, और वो तो सजा याफ्ता है। इसी तरीके से ये ना मानने ये तो एक और बहस है। दूसरी बात जो उनकी आप कह रही हैं कि बनेगा क्या, वो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि पावर्स हैं कि उसके बाद वो सबमिट कर सकते हैं कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को सीधा चालान भी सबमिट कर सकते हैं, और वो उसके बाद हुकूमत को भी रिकमेंड कर सकते हैं मुतल्लिका कार्रवाई, और हुकूमत बाउंड है उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर अमल दरामद की। अच्छा चौधरी साहब, मेरे जैसे एक आम पाकिस्तानी का ये सवाल बनता है कि ये सारी हो जाएगी, वो सब कुछ कर लेंगे, तो क्या उसके बाद लूटी हुई इस दौलत से, वो सिरे महल की हो, वो ब्रॉडशीट की हो, किसी चीज़ की हो, तो पाकिस्तानी कौम को कुछ रकम वापस भी मिलेगी कि ये भी इसी तरह रहेगा? लेकिन 2.5 सालों में कुछ तकरीबन 500 अरब रुपया जो है वो वापस पाकिस्तान के अंदर जो था वो बरामद हुआ है। नैब ने 347 के करीब नैब ने किया है, 200 अरब के करीब प्रॉपर्टीज जो हैं वो वापस हुई हैं, तो 500 अरब रुपया जो है वो वापस आया है। अब सवाल ये है कि ये जो बाहर पैसे पड़े हुए हैं, ये कमीशन बनाने का मकसद यही है कि एक डिटेल एविडेंस के साथ हमारे पास चीजें आ जाएं और एक पूरी कोशिश की जाए इसको वापस लाने की, जिसमें अभी तक कामयाबी बाहर से बड़े हुए पैसों को लाने में नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल आप लंदन में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ की हुकूमत का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उन पैसों को प्रोटेक्ट करने में। इन्होंने यही तो किया है नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसे पहले कमीशन लिए, उनको डॉलर्स में कन्वर्ट कराया और वो पैसे बाहर भेज दिए। अब वो पैसे जो बाहर भेज दिए हैं वो जहाँ पे इन्वेस्ट हुए हैं वहाँ की इकोनॉमी को ज़ाहिर फायदा हुआ है। वहाँ की हुकूमतें आसानी से वो पैसे वापस नहीं करते, उसके लिए बड़ी एफर्ट चाहिए जो कि हुकूमत कर रही है। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए फवाद चौधरी साहब, ये भी आपसे मैं एक कमेंट ले लूँ। आईनी तरमीम जो आप लाने जा रहे हैं ओपन बैलेट के लिए, उस पर भी साफ साफ अपोजिशन ने जवाब दे दिया है कि भाई हम तो कोई तामुन नहीं करने जा रहे। और फाफिन का भी ये कहना है कि इतनी जल्दबाजी में ये तरमीम लाई जा रही है, ये सही नहीं है, गैर दानिशमंदाना फैसला है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे, क्यों इतनी जल्दबाजी में ये किया जा रहा है? पहली बात तो यह है कि जल्दबाजी की तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ये तो 2018 से डिस्कशन चल रही है। और अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उठा के देखें जो गालिबन 2006-07 में साइन हुआ था, बल्कि उससे भी पहले साइन हुआ था, उसमें जो है ये कहा गया था, उसकी क्लॉज 23 है जिसमें कहा गया था कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उनको ओपन किया जाएगा। और ये डिबेट पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल से चल रही है। और उसके बाद अभी भी ये तरमीम जो है ये तकरीबन 3 महीने से पेंडिंग है हाउस में। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2018 में PM साहब ने जब अपने 20 लोग हमने फारिग किए थे खैबर पख्तूनख्वा में पैसे लेने के ऊपर, उसी वक्त इमरान खान कह रहे थे कि हम जो सेनेट के आइंदा इलेक्शंस हैं वो ओपन कराएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 15-20 साल को इतना कम अरसा है कि जिसको कहा जाए कि बड़ी जल्दी में हो रही है। लेकिन अभी ये माहौल ऐसा है नहीं कि ऑपोजिशन आपका साथ दे। आपको भी पता है कि ये तरमीम अकेले आप लोग कैसे पास कराएंगे। देखिए, माहौल ना भी हो तो लोगों के सामने तो है ना, आपके इमरान याकूब आप लोग बैठ के कम से कम देख तो सकेंगे ना कि किसका क्या किरदार रहा। अच्छा चौधरी साहब, 2016 में सेनेट की कमेटी ऑफ हॉल जो बनी थी उसमें आपके शिबली फराज साहब भी थे। उन्होंने तो इस हवाले से जो कमेटी ने तजावीज़ दी थी उसमें ये तो उन्होंने नहीं कहा कि ओपन बैलेटिंग हो, अलबत्ता ये ज़रूर उन्होंने एक तरमीम की थी कि जो पार्टी का सरबराह है उसको ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो सीक्रेट बैलेट भी देख सके ताकि उसे पता चल जाए कि पार्टी में से किसी ने दूसरी तरफ वोट तो नहीं दिया। तो फिर PTI ने उस वक्त क्यों नहीं इस पे बात की? ये तो वो वही बात है ना, वो एक्चुअली हिंदुस्तान के अंदर जो सेनेट का इलेक्शन है, वाने वाला का इलेक्शन है, वो ऐसे होता है उसमें जो पार्टी चेयरमैन है वो खुद या उनका कोई नुमाइंदा जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं वो देखता है कि वोट जो है उसकी पार्टी के लोगों ने किसको डाले हैं, तो वो ओपन वोट ही है ना, वो एक तरीकाकार है। अभी भी हमारे सामने जो थे वो 3 तजवीज़ थी। एक ये तजवीज़ थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, दूसरी तजवीज़ ये थी कि पार्टीज को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के ऊपर जो है वो दे दिया जाए, और तीसरा ये था कि शो ऑफ हैंड किया जाए। फिर हमने जब इसको CLC के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेशन में हमने इस पे बड़ी डिस्कशन की तो हमारा कंसेंसस ये था कि नहीं, कि ओपन वोट जो है यानी हर MPA के नाम के ऊपर बैलेट जारी हो और पता हो कि वो किसको वोट दे रहा है, वो हमने उसको
एक ही बात है। वैसे फवाद चौधरी साहब, ज़फ़र इलाली साहब की भी तजवीज़ बड़ी अच्छी है, जो काफ़ी दफ़ा वो इस प्रोग्राम में दे चुके हैं कि वो उनके ख्याल में तो वैसे सेनेट का इलेक्शन भी बराह रास्त ही होना चाहिए, अवाम खुद सेनेटर्स भी मुंतखब करें। बिल्कुल, मैं एग्री हूं उससे। और जब ये हमारा जब इलेक्शन से पहले का जो अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 जगहों के ऊपर ये बात कही कि बेस्ट ये है कि जिस तरह अमेरिका में अगर आप एक सेनेट को पावरफुल इदारा बनाना चाहते हैं तो फिर आपको बराह रास्त इलेक्शन में जाना चाहिए। वो भी एक बहुत अच्छी तजवीज़ हो सकती है, ये भी लाई जा सकती है। चलिए इंशाल्लाह देखते हैं आने वाले दिनों में जो सूरत हाल हो बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमें। आपकी तजवीज़ तो वैसे पसंद आई है फवाद चौधरी साहब को, लेकिन आप उनकी बातों से जो ओवरऑल पहले ब्रॉडशीट के हवाले से मैं थोड़ा आपका चूँकि पहले भी कमेंट जान रही थी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आपको लगता है कि ये 6 हफ्तों में ये सारा काम हो सकेगा? वो तो कह रहे कर लेंगे, आपको क्या लगता है? समीना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कम टाइम है। मगर ये 6 हफ्ते में क्या पता चलेगा? ये नहीं पता चलेगा कि कंक्लूसिवली कि ये चोर निकले हैं या कंक्लूसिवली चोर नहीं हैं। और इसका काम ही नहीं है इस आदमी का, ये एक 45 दिन में एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये सबूत ला रहा है, जो भी सबूत है वो आगे पेश होगा। वो सबूत लेके फिर वो फैसला गवर्नमेंट फैसला करेगी कि भाई इस सबूत के बेसिस पे हम कोर्ट पे जाएं कि नहीं। डू यू हैव द डॉक्यूमेंट्स? प्रूफ आपके पास है? मिसाल के तौर पे अगर आप वो जो स्विस का केस जो फवाद चौधरी ने जिक्र किया था, वो पूछ रहे हैं कि वो सब डॉक्यूमेंट्स जो हमारे दोस्त क्या नाम है उनका, वो जो ले गए थे गाड़ी में बैठ के जिनीवा में, वाजिद शमशुल हसन, कुछ लोग कहते हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स लंदन पहुंचे गए हैं, जिधर उनको सॉर्ट आउट किया गया है। और जो ऐसे चीज़ें थे जो जरदारी साहब के केस को अच्छा नहीं सपोर्ट नहीं करते थे, उनके साथ कुछ और किया गया। तो देखिए बात असल ये है, वह पता होना चाहिए ना, आपको नहीं पता होना चाहिए और मुझे नहीं पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स है किधर गए, किधर किसके कस्टडी में थे, कौन देखा, उन पे क्या इन्विजिलेशन थी। तीसरी बात अगर मैं जल्दी से आपको मैं बता दूं, और वो ये है कि अब ये दो देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, एक केस जो ये जिक्र है हुदैबिया का, वो सरे मैंशन का, तो वो तो छोड़ें, वो तो उन्होंने खुद ही एडमिट कर दिया। 95 में उन्होंने कहा कि सरे मैंशन मैंने नहीं खरीदा, 2004 में उन्होंने कहा हाँ खरीदा, और 2014 में वो जब बिका तो उनके पैसे वसूल हो गए। तो दैट इज क्लेम ऑफ ओनरशिप, तो वो सही था, तो वो खुद एडमिट करें कि वो सही है। क्या उसके बारे में उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया था? दूसरी बात, हुदैबिया केस, मैं आपको प्लीज ये बात जस्ट लिसन टू मी, ये केस ऐसा केस है कि इसकी ट्रायल की जरूरत नहीं है। ये केस और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अगर पेश हो जाए किसी जज के पहले के आगे, ये केस इज सेल्फ आंसरिंग हर चीज। समझ गए आप? कौन लिया क्यों? एक 43 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो इसाकदार ने साइन किया है, इट्स मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था, जिसने उन्होंने कबूल किया था, कितने पैसे कैसे और क्या नहीं। और फाइनली मैं एक चीज और कहूंगा आपसे इस सब्जेक्ट पे, जो मैं समझता हूं कि मदर ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, मदर ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जिधर भी वो था 92 में, जो नवाज शरीफ ने पास करके कहा था कि बाहर से जो भी पैसे आएंगे उसके बारे में आप एक लफ्ज नहीं, एक सवाल नहीं, कुछ सवाल नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, हुंडी सिस्टम आप इधर रखें, इधर चोरी करें। आप खुद बैठे हुए हैं इस गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, तो हर इदारे आपके तहत हैं, तो आपकी चोरी को कोई आपके मौजूदगी में तो कोई इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता ना। उसके बाद वो जाएगा लंदन, उधर से एक कानून बकौल आपका ही कानून, उधर से वो पैसे वापस आएंगे फेक अकाउंट्स में, मगर उधर से। और ये इसाकदार ने कहा है कि ये मैंने खुद जाके काजी फैमिली के अकाउंट्स खोला है और ऐसे हमने पैसे भेज रहे थे। अब आप मुझे बताएं, बिल्कुल सही बताएं मुझे इस पे क्या और प्रूफ। और सही कह रहे हैं आप हिलाल साहब, ये इस केस के हुदैबिया केस के बारे में तो सभी ये कहते हैं कि ये बहुत ही ओपन एंड शट केस है, लेकिन इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, फिर इस पर थोड़ी सी बात हम मजीद भी कर सकते हैं कि हुदैबिया केस के हवाले से भी तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो बेंच था उसमें ये फैसला हुआ था,
और सरे महल के हवाले से भी कुछ यही मामला था कि जो स्विस अकाउंट्स में के लिए उधर कोर्ट्स में ख़त लिखना था वो भी टाइम ख़त्म हो गया था, उसका टाइम बाइंडिंग की वजह से वो सारा मामला था। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये दोनों केसेस बंद हो चुके हैं, लेकिन मेरिट पे इनके फैसले अभी तक नहीं आए हैं, जबकि ये बड़े बड़े केसेस थे। तो इस पर हम मज़ीद भी खैर बात कर सकते हैं और आगे भी चलते हैं और आईनी तरमीम के हवाले से भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके नाज़रीन वापस वेलकम बैक नाज़रीन। आईनी तरमीम सेनेट इलेक्शन के लिए जो हुकूमत ने लाने की बात की है उसके ऊपर आज जवाब आ गया अपोजिशन का वाज़े तौर पर, और बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया उन्होंने कि हम कोई ताउन नहीं कर रहे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर याद दिला दूं कि बिलावल भुट्टो साहब खुद भी ये कहते रहे कि जी आइन में कानून साजी होनी चाहिए, पार्लियामेंट में बैठ के होनी चाहिए। अब उसके लिए जब अपोजिशन को हुकूमत दावत दे रही है तो वो हाथ नहीं पकड़ा रही। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप पहले इस बात पर कह रहे हैं तो अब क्यों नहीं कर रहे। इस पर वैसे तो हमने हिलाली साहब और इमरान साहब कल भी थी, तो इमरान साहब आपको आज इसमें फाफिन ने भी एक बात की, उन्होंने कहा जी ये गैर दानिशमंदाना फैसला की जल्दबाजी में लाई जा रही है, आपका क्या ख्याल है इस पर? समीना, बात यह है कि सियासत में ना टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। जब आप ऐसे वक्त में लाएंगे तो फिर आपको क्या कहेंगे लोग, आपको यही कहेंगे ना लोग, इससे ये नतीजा हज करेंगे कि आप अपने बंदों को मुंतखब करवाने के लिए, और इस डर से, क्योंकि ये बात जो हो रही है कि तहरीक इंसाफ में और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में शायद को बगावत हो रही है और कुछ MPs वहाँ इनके जो टूट रहे हैं, तो शायद इसलिए हुकूमत को ये खौफ है कि हमारे लोग किसी को वोट ना डाल दें, तो इसलिए बचने के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं ये कहता ये ठीक होगा, लेकिन इस तरह की बातें मार्केट में चल रही हैं। अब आप ये देखें कि आइनी तरमीम होनी कैसी चाहिए। आइनी तरमीम असूली तौर पर तो वसीतर मफाद आमा में अक्सरियती राय से होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब को ये चाहिए कि जो उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, या जो जैसे चौधरी सरवर हैं जो गवर्नर पंजाब हैं, ऐसे लोग जो लोगों के साथ डायलॉग कर सकते हैं। यहाँ पे उनको बड़ी शदीद कमी महसूस हो रही होगी जहांगीर खान तरीन की। बड़ा नाम आ रहा है जी, अगर जहांगीर खान तरीन होते तो वो शायद उनकी ये मुश्किल काफ़ी हद तक आसान कर देते। तो आप अपोजिशन को भी इत्मीनान में लेते और उनको बताएं कि जनाब ये मामला है, इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप देखें ना तो मुश्किल में मुझे तो हुकूमत ही नजर आती है। यानी साहब आपको भी लगता है कि अपोजिशन का मसला नहीं है, असल में इमरान खान साहब को खुद ये डर है कि उनके लोग इधर उधर हो जाएंगे और इस वजह से उन्होंने ये तरमीम लाने का फैसला किया? बिल्कुल शायद हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं नहीं हो सकता है, शायद क्यों नहीं हो सकता है। 20 लोग तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था, इसके माने उनका डर अगर है तो जायज डर है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं ये किस किस्म का इंस्टीट्यूशन है कि आप प्राइम मिनिस्टर को ओपन वोट से वोट करते हैं, चीफ मिनिस्टर को आप हाथ खड़ा करके या आवाज से जो भी है वो करते हैं, मगर जिधर सेनेटर्स आते हैं तो उनको बड़े सीक्रेट वोट से आप वोट करते हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि ऐसे लोग अपने इदारे में हों जो पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं वोट देने के लिए? ठीक, जाहिर है आप चाहते हैं, इसलिए कि आपने उसको बनाया है, आपने यू मेड इट पॉसिबल, दैट मीन्स आपको कोई फिक्र नहीं है उस पर। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है इस मुल्क की हालत। आज का एक वाकया मैं बताना चाहता हूं जो मेरे रिश्तेदार के साथ हुआ, जो एक FBR का बंदा उसके पास आया और नाराज हुआ। नाराज इसलिए हुआ, उसने कहा कि तुम लोगों के मैं 30 किताब देखा हूं, तुम्हारे 1 रुपया की चोरी नहीं की है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम समझते हो कि हम लोगों हमारा किचन कैसे चलेगा? दो हमें पैसे, तुमने 1 रुपया नहीं लिया है और तुम बड़े तीर मार लिए हो, तुम समझते हो? कैन यू इमेजिन हमारा कैसे चलेगा? वो आदमी बेचारा आके मुझे कहने लगा आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंट्री, अगर आप ईमानदार हो तो ये होता है आपके साथ। कहता है मुझे 30 लाख दो, 3 लाख दो। सो व्हाट इज दिस? देखिए अब ये आप फेस कर रहे हैं इस मुल्क में, ये ओपन वोट यही है, हमें मौका दो पैसे बनाने। हिलाली साहब मैं समझता हूं कि जो बंदा आपके रिश्तेदार के पास आया ना FBR का, वो कोई निस्बतन शरीफ आदमी है। यहाँ तो अब ये हाल होता है पंजाब में खास तौर पे
कि अब वो रिश्वत नहीं मांगते, अब वो पैकेज डील करते हैं। पहले तो ये होता था ना कि आप इतने आपको इतना आएगा टैक्स तो आप इतने पैसे दें। अब इस तरह से होता है कि वो कहते हैं जी आप हमें 5 लाख दे दें, 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, हमारी मर्जी, हम खुद उसमें से कितने खुद रखते हैं या कितने उसमें जमा करवा देते हैं। अब तो इस तरह का मामला। अच्छा, अब फाइनली आपको लग क्या रहा है ये इलेक्शन जो सेनेट का है, ये इसमें तरमीम इससे पहले होने नहीं वाली? नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि तरमीम इससे पहले नहीं होगी। ये रावी जो है ना वो पहले वाला माजी वाला इनके लिए चैन लिखेगा और इन्हें इसी पे। और कौन एक्सपोज होगा? ऑपोजिशन एक्सपोज होगी इसमें, जो कि बज़ाहिर लग भी रहा है, जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कह दिया था कि पता लग जाएगा कि देख लें अब वही तरमीम जिसके खुद हामी रहे हैं अब उसको। और यहाँ इतने इतने इल्जाम लगने के बाद, इतनी इतनी सजाएं मिलने के बाद कोई एक्सपोज नहीं होता। आप समीना, में अक्सर कहता हूँ कि आप वाकई इतनी बोली हैं, ये जानबूझ के करती हैं। यहाँ कोई नहीं एक्सपोज होता, ये सब इसी तरह से है, इस हमाम में सब नंगे हैं, उनको चलता रहता है। आप देखेंगे इलेक्शन होंगे, उतनी सीटें मिल जाएंगी इनको अपनी अपनी, और ये फिर कहेंगे जी देखें अपोजिशन ढोल बजारी होगी कि हमने होने नहीं दिया, और हुकूमत ढोल बजारी होगी कि जी हम तो चाहते थे। ठीक है लाली साहब, इस पे बस लास्ट कमेंट कर दीजिए या फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। फाफिन भी ये कह रहा है कि इतनी जल्दी में और माहौल ऐसा है नहीं था कि ये तरमीम हो सके, तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब भी बस जिसको वो उर्दू में कहते हैं ज़रा शकील उर्दू में कि अतमाम हुज्जत ही कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि होना है नहीं, बस ऐसे ही वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी शायद बढ़ाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड समीना, बिकॉज वो खुद कह रहा है मैं सिर्फ बताना चाहता हूं लोगों को कि कौन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो मुझे नहीं करता है वो कह रहे हैं वो चोर है। ठीक हो गया, चलिए जी देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। नाज़रीन कहते हैं ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और अहम इशू है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उसकी भी हियरिंग भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की भी उस पर थोड़ी खिंचाई हुई है और इसके साथ साथ तो हुकूमत पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आप तो खुद बड़े लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हामी रहे हैं, तो क्या वजह है कि खुद जब आप गवर्नमेंट में आए हैं तो कहीं बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बल्दियाती इंतखाबात कोई भी हुकूमत ऐसा लगता है कि इस मुल्क में करवाना नहीं चाहती और बड़ी मजबूरी में ही करवाती है जब भी करवाती है, और मज़े की बात है करवाए हैं तो आमिरों नहीं करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन की थोड़ी खिंचाई की कि ऐसा लगता है कि आप कहीं और से हिदायत ले रहे हैं और इस सिलसिले में कोई अमली कदम नहीं उठाया जा रहा। क्या वजह है कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं रेगुलर टाइम पर हो पाते पाकिस्तान में, जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, वैसे बल्दियाती इंतखाबात करवाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये हुकूमत ने करवाने होते हैं या इलेक्शन कमीशन ने करवाने होते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो करवाने तो हुकूमत ने है ना, इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ वो प्रोसीजर करना होता है, उसके लिए फंड्स एलोकेट करना, उसके लिए माहौल बनाना, उसके लिए उसको अनाउंस करना, ये सारा काम तो हुकूमत का है। अब आपने जो अपने इंट्रो में जो बात कर रही थी कि ये हुकूमतें क्यों नहीं करवाती, तो आप पीटीआई की अगर मिसाल ले लें कि इन्होंने पहले 2.5-3 साल क्यों नहीं नाम लिया, इसलिए कि नहीं ये पता था कि भाई हमारे यहाँ पे अगर पंजाब की बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है बहुत सारे शहरों में उसके नाज़िम मुंतहिब हो जाएंगे या चेयरमैन मुंतहिब हो जाएंगे और मुस्लिम लीग नून को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी अपोजिशन को। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो तो वो जब तक ये नहीं समझेगी कि जनाब हम इलेक्शन जीतेंगे उस वक्त तक वो कहेंगे कि पीटीआई या पीपल्स पार्टी वाले ना आ जाए। असल में ये पावर शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करते। इनका मामला ये होता है कि सारी पावर हमारे पास रहे, सारे फंड्स हमारे पास रहे, तमाम लोग हमारी तरफ आए। भाई बल्दियाती इंतखाबात बुनियादी तौर पे तो बल्दियाती इदारों ने ही अवाम को फैसिलिटेट करना होता है, उन्होंने अवाम के मसाइल हल करना होते हैं। आपका काम तो कानून साजी होता है। और आप खुद जब ऑपोजिशन में होते हैं तो इस बात के बड़े हामी होते हैं। हिलाली साहब, इमरान खान साहब तो हमेशा बड़े दाई रहे हैं, बल्दियाती गवर्नमेंट्स की बात करते रहे हैं और केपी में तो वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने बड़ा अच्छा सिस्टम भी लेके आए और बड़ा उसमें काम भी हुआ, लेकिन जब बाकी सूबों में भी उनकी हुकूमतें आई हैं तो मामला ठूस हो गया। क्या ये इनसिक्योरिटी है जो जिसका जिक्र इमरान साहब कर रहे हैं? मैं इमरान बिल्कुल सही कह रहा है और ये सब पार्टीज ये एक ही चीज पे इनका इत्तेफाक है और वो ये है कि लोकल बॉडीज इलेक्शंस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारे एमपीएज के साथ उनके पास पैसे होने चाहिए, उनके पास पावर होना चाहिए। दे डोंट वांट डिवोल्यूशन। मगर समीना बात असल ये तो हमें पता है, ये तो हम सबको पता है, तो क्या होना चाहिए आप सोचिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर लोकल बॉडीज नहीं है तो आप
समझिए कि द गवर्नमेंट इज नॉट कंप्लीट। देखिए ये इस मुल्क में आप गवर्नमेंट तो नॉट कंप्लीट ना, अगर पार्लियामेंट ना हो या माने असेंबली ना हो तो इसके माने हुकूमत हो नहीं सकती है, अगर सेनेट ना हो तो इसके माने इट इज नॉट कंप्लीट। तो क्यों नहीं एक कानून बड़े मजे से आ सकता है? वो ये हो सकता है कि हर वक्त the government will be considered incomplete। इलेक्शंस के वक्त ये जो केयरटेकर है वो उस वक्त तक रहेगी जब तक प्रोविंशियल, सेनेट और सब चीज का कंप्लीट हो जाए, इंक्लूडिंग लोकल बॉडीज, और उनका एंड दे कैन देन स्टार्ट देयर 5-year टर्म। यस, वेरी राइट। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लग रहा है इस ये गवर्नमेंट करवाएगी इलेक्शन? अपने दौर में कोई लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन देख लेंगे हम इमरान खान साहब के अंडर? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं यू सी आई एम सॉरी, ये इमरान के पास क्यों हर फैसला ये इमरान करना है, हर फैसला इमरान करना है। मैं इसके व्हाई इजंट देयर अ पुश? इनके पार्टी के अंदर क्यों नहीं पुश है कि भाई करवाओ, शर्म करो। पार्टी तो रोक रही है, मुझे तो लगता है वाइस वर्सा बात है। इमरान खान साहब तो शायद करवाना भी चाहते हो, पार्टी रोक। हिलाली साहब आप कैसी बात करते हैं? आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह इतना है, कौन सी पार्टी और किस तरह? सर ये सियासी पार्टियों में तो ज्यादा डिक्टेटरशिप है। आप बीबी के साथ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का हाल देख लें, इमरान खान साहब का हाल देख लें। किसी की जुर्रत है कि वो इनके सामने अपनी लीडरशिप के सामने मुंह खोल सके? किसी में ये ताकत है कि इनके सामने सच बोल सके या इनकी राय से इख्तलाफ कर सके? वो खुद भी कब जाएंगे, वो पार्टी लीडरान भी कब चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि उनके हाथ से भी तो पावर्स जाएंगी ना। मरहूम इकबाल हैदर का था, मरहूम इकबाल हैदर का था, जब उसने इजाजत दिया शेख रशीद को जेल से निकल के पार्लियामेंट आने के लिए, तो कैबिनेट मीटिंग ने बीबी ने कहा ये किसने किया मेरे इजाजत के बगैर? तो उसने कहा मैंने किया, और उसने देखा, कहता है और हियर इज माय रेजिग्नेशन। ऐसे भी लोग होने चाहिए। लेकिन इमरान साहब, जो मेरा सवाल है बुनियादी तौर पर वो ये कि ये एक सिस्टम ऐसा खुद से क्यों नहीं, खुदकार सिस्टम के तहत इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा करता जाए तो इसमें कोई हुकूमत इसमें इंटरफेयर ही ना कर सके, ताकि ये मामला जो हैं सिस्टम के तहत चलते रहें और इसमें किसी हुकूमत की चाहने या ना चाहने से फ़र्क ना पड़े। ये ऐसा आपको नहीं लगता कि ये इदारों का काम इलेक्शन कमीशन का है, वो अपने टाइम पर वो चीज़ करवाए इनिशिएट? आप मेरी बात सुने, महज़ब ममालिक में ऐसे ही होता है। महज़ब ममालिक में ये डांग टपाव पॉलिसीज़ नहीं होती और हुकूमतें जो हैं इन मामलात से अलग होती हैं। इवन आपके हमसाए में हम हमेशा तनकीद करते हैं इंडिया पे, लेकिन इंडिया में आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन कितना पावरफुल है, वहां पे भी सिस्टम इसी तरह से था अभी नहीं है, था तो सर वो फाशिस्ट, अभी तो मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने वहां कुछ भी नहीं ना रहने दिया। अभी तो मोदी ने तो वहां बर्बाद कर दी है। लेकिन बात ये है कि यहाँ अभी यहाँ पोजीशन ये है कि आप अपने इदारों को जब तक इतना मजबूत नहीं बनाएंगे, जब आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे, जब उनको ये आप इतनी ताकत नहीं देंगे कि वो फैसले कर सके और उन पे अमल भी करवा सके, उस वक्त तक ये कुछ नहीं होगा। और आपको याद होगा लास्ट भी जो हुए थे वो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने डंडे से करवाए थे इंतखाबात जो लोकल बॉडीज के हुए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ डंडा पी रहे बिगड़िया लगता है इस दफा भी सुप्रीम कोर्ट ही कोई एक्शन लेगा और इसी हवाले से ही होगा। हिलाल साहब, आपको भी ये लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को चूंकि देख रहा है, इलेक्शन कमीशन साहब उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली है, तो होपफुली फिर हम देखेंगे कि शायद इस साल के कुछ मिड में जाके कहीं हो ही जाए शायद लोकल बॉडीज इलेक्शन? क्या मजे की बात होती है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हम कब तक कहते रहेंगे तुम लोग करते नहीं हो, यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, गवर्नमेंट गई। सही, लेकिन जनाब इसमें भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है ना। ये भी तो फिर सिस्टम कौन सा आएगा, नहीं जी हम तो सिस्टम पहले बदलेंगे फिर उसके बाद वो इलेक्शन होंगे, तो ये भी तो बड़े मसले मसाइल हैं बीच में। उस पर भी फिर वही कंसेंसस और फिर वही ऑपोजिशन और तरमीम और वो सब चीजें खिचड़ी पक जाती है। सिस्टम जितना मर्जी ले, अभी आपने कहा था भी पीटीआई कितना ये देती थी, सेरा बांधती थी कि हम बड़ा अच्छा सिस्टम लाए केपी में, लेकिन हुआ क्या? वहां भी आपको याद है वो एहतजाज ही करते रह गए कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं देने के लिए कोई तैयार होता है। चलिए जी, वक्त हम हो गया, आने वाले दिनों में फिर भी इस पर बात होती रहेगी नाज़रीन। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह।